बात बहुत पुरानी है। मिथिलापुरी नामक एक छोटे से गांव में छगन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। छगन स्वभाव से अत्यंत भोला और ईमानदार था। उसकी सरलता इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव के लोग उसे मूर्ख तक समझ लेते थे। लेकिन उसकी पत्नी मंगला स्वभाव में उससे बिल्कुल उल्टी थी। चतुर, व्यवहार कुशल और कहीं कहीं थोड़ी सी चालाक भी थी। मगर मंगला के मन में हमेशा अधिक सुख सुविधाओं की लालसा पलती रहती थी। एक दिन की बात है, संध्या ढल चुकी थी। आसमान में सुनहरी किरणें धरती पर अंतिम अपनी छाया बिखेर रही थी। मैंने तुम्हें पर्ची के साथ पैसे भी दिए थे और ये भी कहा था कि 100 रुपये मैंने तुम्हारी कमीज की जेब में रख दिए। तुमने भी ठीक है कहा था और निकल गए थे। छगन ने हड़बड़ाकर अपनी जेब की पोटली टटोली, परंतु जेब तो खाली थी। घबराहट भरे स्वर में बोला, अच्छा, तुमने सच में मेरी जेब में पैसे रखे थे? फिर वे कहाँ गई? मंगला कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर पैसे अब तुम्हारी जेब में नहीं है तो जरूर कहीं गिर गए होंगे। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चिंता तैर गई, मगर तभी उसके चेहरे पर अचानक एक आशंका उभर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पैसे तुम सीताराम को दे आए हो, वे तुम्हारे ही हो? उसे कितने रुपए देकर आए? छगन ने पूरी सरलता से कहा, मैंने उसे 100 रुपये दिए। मंगला की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह लगभग चीख पड़ी, अरे वे हमारे ही पैसे थे। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों भरा हुआ था। तुमने खेत में कमीज उतार कर पेड़ पर टांगी होगी और वहीं पर पैसे गिर गए होंगे, और जब शाम को तुम्हें वे सिक्के मिले तो उस चालाक सीताराम ने तुमसे कह दिया होगा कि वे उसके हैं। असल में वे हमारे ही पैसे थे और उसने झूठ बोलकर हड़प लिए। छगन के चेहरे पर जैसे अचानक बोझ की रेखाएं उभर आई। वे धीरे से बोला, हाँ, जहाँ मैंने कमीज टांगी थी पैसे मुझे वहीं मिले थे। इसका मतलब 100 रुपये जो तुमने मुझे दिए थे वही तो मैं कब से कह रही हूँ, मंगला ने झुंझला कर कहा। तभी बाहर से दस्तक की आवाज आई। मंगला ने कहा, शाम को जाकर उससे पैसे वापस लेते आना। परंतु तभी बाहर से सीताराम की आवाज सुनाई दी, सगन भाई, घर में हो? छगन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने सीताराम खड़ा था, सिर झुकाए और हाथ में वही पैसे लिए। सीताराम बोला, मंगला दीदी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद 100 रुपये लेकर आया हूँ। शाम को मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वे पैसे छगन भाई के हैं। सोचा अगर मैं नहीं लेता तो कोई और उनसे ले लेता, इसीलिए ले लिए। मगर अब समझ में आ गया है कि गलती हो गई। ये लीजिए आपके पैसे। मंगला अवाक हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीताराम ने स्वेच्छा से पैसे लौटाने का साहस किया। फिर भी हल्के स्वर में संशय से बोली, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी वजह से हमारे पैसे वापस मिल गए। सीताराम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मंगला ने छगन की ओर घूरते हुए कहा, तुम्हारे भोलेपन का कोई जवाब नहीं। किसकी चीज़ है किसकी नहीं इसका होश भी नहीं रहता। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तभी पास से पड़ोसी सीताराम की आवाज़ आई, अरे दीदी, मैं क्या कहूँ, हमारा छगन तो सच्चाई और भोलेपन में एकदम सिमरोला है। कई बार तो इसे अपनी ही बात समझाने में पसीना छूट जाता है। मंगला ने तिरस्कार से कहा, तो इसीलिए तूने पैसे ले लिए थे? और जब तू जानता था कि पैसे तेरे नहीं है तो वे वहीं पर बता क्यों नहीं दिया? सीताराम हंसते हुए बोला, अरे दीदी, मैं नहीं लेता तो कोई और ले लेता। वैसे भी तुम्हें तो हर बात में सुनना ही पड़ता है। अब चलो, घर का भी काम है। मंगला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सीताराम, आप जाओ। ये तो ऐसे ही रहेंगे। उस दिन के बाद छगन के मन में एक बात घर कर गई, दुनिया में हर चीज़ चमकती अपनी नहीं होती। और उसने ठान लिया कि अब किसी भी चीज़ को उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि वे सच में उसका है या नहीं। उसकी ईमानदारी अब और भी गहराई में उतर चुकी थी। कुछ दिन बीते, एक ठंडी सुबह थी। धुंध के हल्के पर्दे में लिपटी हुई आसमान धीरे धीरे उजाला हो रहा था और खेतों में बसी मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच छगन अपने बैलों के संग खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी में दबी वह चीज ऐसी थी
जैसे कोई भारी पत्थर पड़ा हो। अरे ये क्या? छगन चौंक पड़ा। हल क्यों रुक गया? जरूर कोई चीज बीच में आ गई। देखूं तो सही। छगन ने बैलों को रोका और उस जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने मिट्टी के नीचे से एक भारी पोटली निकाली। धूल झाड़ते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, ये क्या चीज है? किसी की कोई पोटली लगती है, मगर मेरे खेतों में कैसे पहुंची? जैसे ही उसने पोटली को उलट पलट कर देखा, उसकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। पोटली वाकई भारी थी। दिल की धड़कन तेज हुई तो उसने तुरंत पोटली का मुंह खोला। तो उसने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पोटली के भीतर ढेर सारे सोने के सिक्के और चमचमाते हुए गहने भरे हुए थे, तो सूरज की पहली किरणों में चमक रहे थे। पल भर को छगन की सांस अटक गई। हे भगवान, इतना सारा सोना! वह फुसफुसाया। ये तो अनमोल खजाना है। कोई भला इतना कीमती सामान यहाँ कैसे छोड़ सकता है? उसने चारों ओर देखा। पूरा खेत सुनसान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह का पहला पहर था और वे अकेला ही खेत में हल चला रहा था। किसी से पूछूं भी तो किससे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। वे मन ही मन ये सब सोच रहा था। शायद मैं बहुत जल्दी ही आ गया हूँ। उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। एक और लालच सिर उठाने लगा, दूसरी ओर मन की सच्चाई उसे रोक रही थी। अगर किसी को बताऊं, इतना सारा सोना देखकर कोई भी इसे अपना बता देगा। उसने सोचा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। न्यायाधीश के पास ले जाता हूँ, वे ही तय करेंगे कि ये किसका है। अगर असली मालिक नहीं मिला तो ये खजाना महाराज के राजकोष में चला जाएगा। यही सोचकर छगन के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। हाँ, ये ही सही है। मुझे अभी तुरंत न्यायाधीश के पास जाना चाहिए। बैलों को वहीं बांध देता हूँ। भाग्य देखिए, उसी समय गांव के रास्ते से न्यायाधीश गुजर रहे थे। रेशमी वस्त्रों से सजे धजे भव्य घोड़े पर सवार नगर की ओर बढ़े जा रहे थे। छगन की नजर उन पर पड़ी और उसने तुरंत ऊंची आवाज में पुकारा, न्यायाधीश जी, न्यायाधीश जी, जरा रुकिए, इधर तो आइए। आवाज इतनी तेज थी कि वे अनमने भाव से घोड़े की लगाम घुमाकर छगन की ओर बढ़ चले। छगन ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, इधर ही आइए। न्यायाधीश के चेहरे पर जिज्ञासा थी। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या हो गया खेत में जो ये इतनी हड़बड़ी में बुला रहा है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? न्यायाधीश ने घोड़े की लगाम खींची और खेत के किनारे आकर रुक गए। ऊंचे सिंहासन जैसे घोड़े का कद, रेशमी वस्त्रों में सजे हुए न्यायाधीश, नीचे मिट्टी में सना सीधा साधा छगन, एक विचित्र दृश्य था। तो न्यायाधीश ने पूछा, मुझे क्यों बुला रहे हो? छगन के चेहरे पर उत्साह था, परंतु उसी क्षण मन में संशय की लहर दौड़ गई। क्या सच में किसी की अमानत है, या फिर हमारे पुरखों का छिपाया खजाना है? कहीं मेरा हक तो नहीं? इस पर उसके भीतर अंतर्द्वंद चलता रहा। यदि ये सचमुच मेरा निकला और मैंने दे दिया, तो क्या मुझे ये वापस मिलेगा? वे मन ही मन बुदबुदा रहा था। न्यायाधीश अब तक झुंझला चुके थे। गुस्से में बोले, अरे बोलोगे भी या ऐसे ही हवा में घूरते रहोगे? क्या हुआ, बतलाओ। आखिर छगन ने गहरी सांस ली। फिर सोचा, ना जाने क्यों मन बार बार कहता है कि अभी बताना ठीक नहीं है, पहला सोच समझ ले, तब कोई फैसला कर। छगन हकलाने लगा। तभी उसे एक बहाना सूझ गया। फिर न्यायाधीश से कहने लगा, आपकी एक राय चाहिए थी। जरा बतलाइए तो, मेरे ये दोनों बैल दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा बलवान लगता है? न्यायाधीश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये क्या बकवास है? वे गरजे कि मैं राज दरबार का न्यायाधीश हूँ और तुम मुझे बैलों के नापने के लिए बुला रहे हो? ये कोई मजाक है? छगन, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। यही कहते हुए उन्होंने घोड़े को ऐड मारी और धूल उड़ाते हुए चले गए। छगन आवाक सा खड़ा रह गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, नहीं, मैं अब और देर नहीं करूँगा। ये खजाना न्याय का है, मेरा नहीं। जो सही है मैं सिर्फ वही करूँगा। लेकिन न्यायाधीश तो अब शहर की ओर जा चुके थे।
छगन ने निश्चय किया कि शाम तक उनका इंतजार करूंगा, लौटते ही सारा सच कह दूंगा। शाम होते ही आसमान में ढलती धूप के रंग बिखरे हुए थे। हवा में थकान और मिट्टी की महक हो रही थी। छगन ने बैलों को पानी पिलाया, उन्हें छाया में बांध दिया और दूर से आते हुए न्यायाधीश का काफिला देखकर जोर जोर से उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा अब देर ना करूंगा। वह पोटली उठाए लपक कर आगे बढ़ा, परंतु जितना ही करीब जाता मन का संशय उतना ही गहरा होता जाता। क्या पता ये सच में मेरा ही हो और फिर मैं दे दूं तो हमेशा पछताना पड़े। क्या करूं? न्यायाधीश ने उसे देखा तो रुक कर बोला, अब क्या है छगन, फिर क्यों खड़ा है मेरे सामने? कोई बात है तो बता, नहीं तो जाने दे। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। दिन भर के सफर से छगन के होठ कांप रहे थे। वह हकलाता हुआ विचारों का तूफान उसके भीतर चल रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, सच कहूँ या फिर क्या करूँ? अतः वह बोला, कुछ नहीं, बस आपको देखना था। देखिए मैंने आज कितनी सुंदर जुताई की है। खेत में एक बार चलकर देख लीजिए, कैसी सीधी रेखाएं बनाई हैं। न्यायाधीश गुस्से से फिर भर गया। बोला, छगन तुम सच में पागल हो गए हो। जुताई भी कभी दिखाने की चीज होती है। मेरे जैसे आदमी को ऐसी बचकानी बातें सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? न्यायाधीश ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, अच्छा नहीं होगा। छगन ने सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस बात से इतना नाराज हो जाएंगे। आप जाइए। न्यायाधीश ने घोड़े को मोड़ा और धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। छगन वहीं खड़ा भारी मन से भीगी पलके और दिल में एक अधूरी कहानी लिए हुए खड़ा था। जैसे ही न्यायाधीश वहां से लौटा, छगन का मन पुनः संशय में डूब गया। भीतर एक अंतर्द्वंद चल रहा था। एक तरफ ईमानदारी की पुकार थी तो दूसरी तरफ लालच का मोह था। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? छगन ने स्वयं से प्रश्न किया। फिर किसी और की संपत्ति पर निगाह जमाकर मैं मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। ये तो महापाप है। सूरज ढल चुका था। आकाश में तारों की चादर बिछने लगी थी। एक पल को छगन गहरी सांस में डूबा। फिर जैसे भीतर कोई निर्णय जन्म ले चुका था। अब उसने ठान लिया, मेरे बैल घर जाए, फिर मैं स्वयं न्यायाधीश के घर जाकर ये पोटली सौंप आऊंगा। छगन ने वे भारी थैला उठाया जिसमें ईमानदारी और परीक्षा दोनों का बोझ था और बैलों के साथ घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मंगला ने द्वार खोला। आंखों में थकान की परछाई थी, चेहरे पर स्नेह मुस्कान भर आई। तुम आ गए? इतनी देर कैसे हो गई? छगन ने बैलों की ओर इशारा किया। सुनो, इन्हें अच्छे से नहला धुलाकर चारा पानी दे दो, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। मंगला की नजर छगन के हाथ के थैलों पर पड़ गई। उसकी आंखों में एक क्षण का कौतूहल जाग उठा। इतनी जल्दी किस बात की है और इस थैले में क्या है? उसने संदेह से पूछा। छगन भीतर ही भीतर घबरा गया। नहीं नहीं, अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये धन अपने पास रखने को कहेंगी। ऐसा सोचकर वे बोला, कुछ खास नहीं है। वे घबराहट में बोला, मुझे न्यायाधीश के यहाँ जाना है, थोड़ा काम है। तुम बैलों को चारा पानी दे दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मंगला की आंखों में संदेह की परछाई गहराने लगी। क्या? न्यायाधीश के पास और हाथ में थैला? अब कौन सी मूर्खता करने जा रहे हो? उसने सीधा थैले की ओर इशारा किया। इसमें क्या है, मुझे देखना ही होगा। छगन ने थैला अपनी पीठ के पीछे कर लिया। तुम बस बैलों को देखो, मुझे कुछ देर हो जाएगी। मंगला तीखे स्वर में बोली, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम बैलों को चारा पानी देकर ही जाओ। एक काम का भी भरोसा नहीं तुम पर। छगन ने हार मान ली। कहा, ठीक है बाबा, मैं ही कर लूँगा। उसने थैला नीचे रखा और बैलों को चारा पानी देने लगा। छगन के जाते ही मंगला की आंखों में उत्सुकता की ज्वाला भड़क उठी। वे झपट कर थैले के पास पहुंची, कांपते हुए हाथों से उसे खोला और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, इतना सारा सोना! वह दंग हो गई। लेकिन ये कहाँ से? क्षण भर सोचने के बाद उसे समझ में आया
कि हो ना हो ये धन इसे ज़रूर हमारे खेत में कहीं मिला होगा और ये भोलेनाथ अब इसे पक्का न्यायाधीश के पास देने जा रहे हैं। नहीं, ये सोना हमारे खेत में मिला है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। इसकी मूर्खता और सीधेपन के चक्कर में मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। यही सोचकर मंगला ने फुर्ती से सारा सोना निकालकर अपने कपड़ों में छिपा दिया और थैले में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। थैला वहीं रखा जहां छगन ने उसे रखा छोड़ा था। छगन लौटा, थैला उठाया और बोला, मंगला, मैं न्यायाधीश के पास से होकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार रखना, बहुत भूख लगी है। मंगला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी लौटना, भोजन तैयार है। लेकिन बताओ तो न्यायाधीश के पास ऐसा क्या काम है? छगन ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसे बता दिया तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। छगन भारी मन और कांपते हुए कदमों से न्यायाधीश के भव्य भवन के सामने आ खड़ा हुआ। ऊंची ऊंची दीवारें, कलात्मक झरोके और ऊंचा प्रवेश द्वार, मानो वैभव स्वयं खड़ा होकर अपना प्रदर्शन कर रहा हो। द्वार पर एक सिपाही तैनात था, कंधे पर थैला, आंखों में कठोर था और चेहरा निर्विकार था। उसने कहा, न्यायाधीश जी से मिलना है। छगन ने धीमेश्वर से कहा, जैसे अपने ही शब्दों से डर रहा हो। सिपाही ने ऊपर से नीचे तक छगन को देखा, फिर बोला, अच्छा साहब अभी अभी लौटे हैं, रुको मैं पूछ कर आता हूँ। वह भीतर गया और न्यायाधीश के सामने सिर झुकाकर बोला, हुजूर, छगन नाम का एक किसान आया है, हाथ में एक थैला है, वे कहता है आपसे मिलना है, क्या आज्ञा है? न्यायाधीश ने कुछ क्षण सोचा, सुबह से देख रहा हूँ ये मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने मीठे स्वर में कहा, उसे अंदर भेज दो। सिपाही लौटा और बोला, चलो साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन बताओ तो सही इस थैले में क्या है? छगन ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सब्र रखो, जो कुछ है वे सब अंदर साहब के सामने ही पता चल जाएगा। भीतर न्यायाधीश का कक्ष अपने वैभव में अद्वितीय था। न्यायाधीश सिंहासन पर बैठा हुआ था। छगन कांपते हुए आगे बढ़ा। घुटनों के बल बैठकर उसने सिर झुका दिया। प्रणाम सरकार। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो छगन, क्या बात है? सुबह से तुम्हारे चेहरे पर कुछ कहना है, कह डालो। तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि तुम कुछ असमंजस में हो। छगन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मानो उसके भीतर का बोझ अब हल्का होने वाला हो। उसने यही सोचकर कहा, हुजूर, यही बताने आया हूँ, ये थैला देखिए, आपके लिए भेंट लाया हूँ। न्यायाधीश चौंक कर बोला, मेरे लिए भेंट? क्या है? बताओ तो, जो तुम सुबह से कहना चाह रहे हो। छगन बोला, सरकार, ये बहुत ही कीमती है, आप स्वयं देखिए। न्यायाधीश ने संदेह और उत्सुकता से थैला लिया, उसका मुंह खोला और भीतर झांका। अगले ही क्षण उसके चेहरे का रंग तमतमा उठा, आंखें अंगारे की तरह दहक उठी। थैले में से उन्होंने एक बड़ा सा भारी पत्थर निकाला और जोर से फेंकते हुए गरजे, छगन, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? भला पत्थर भी कोई भेंट में लाता है? छगन अवाक रह गया, उसके होठ कांपने लगे। थैले की ओर झपटा, भीतर झांका, उसकी आंखें फैल गई। ये क्या? इस थैले में तो सोना था, बहुत सारा सोना। ये पत्थर कहाँ से आ गया? न्यायाधीश का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने कहा, बोलो छगन, ये नौटंकी किस लिए? ये नौटंकी किस लिए कर रहे हो? मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हो? छगन ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये पत्थर मुझे मेरे खेत में मिला था। आप ही ने तो कहा था कि जो कुछ भी खेत से निकले वह आपको सौंप दे, बस इसी भाव से ले आया हूँ। न्यायाधीश ने व्यंग से ठाका लगाते हुए कहा, क्या अब हर कंकड़ और पत्थर लाकर मुझे दोगे? सड़क किनारे जो पड़े हैं वे भी उठा लाओ, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत सिपाहियों की ओर देखा और गरजते हुए आदेश दिया, ले जाओ इसे और 1 महीने के लिए कारावास में डाल दो, तब समझ में आएगा इसे मजाक और न्याय में क्या फर्क होता है। छगन घबरा कर बोला,
हुजूर मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूँ। परंतु उसकी एक ना सुनी गई। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। छगन की आंखों में सवाल था कि आखिर सोना कहाँ गया? किसने मेरी किस्मत बदल दी? क्या अब ये मेरी ईमानदारी का फल है? उसकी आवाज हवाओं में घूम रही थी और काल कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। कारागार में उसे डाल दिया गया। वह कोठरी एक अंधेरा कमरा था। सीलन भरा गड्ढा था, ना कोई खिड़की थी ना कोई रोशनी। चारों ओर सिर्फ घुटन ही घुटन थी। वीरान और मौत सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी अंधेरे कोने में छगन दुख में डूबा हुआ अपने आप से बुदबुदाने लगा कि आखिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मैं इस कैद में क्यों हूँ? उसे एक ही सवाल का चोट रहा था कि वे सोना आखिर गया तो गया कहाँ? पोटली में पत्थर आया कैसे? किसने मुझसे मेरी ईमानदारी छीन ली? उसने आंखें बंद कर उस सुनहरी पोटली की तस्वीर खींची जो कभी उसकी हथेलियों में थी। कितना भारी था वह थैला, कितना चमकता हुआ सोना था, पूरा भरा हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक पल में मिट्टी हो गया? उसी समय बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही छगन के हाव भाव को देख रहा था। छगन कभी इशारे करता, कभी हाथ फैलाकर नापता, तो कभी सिर झुकाकर कुछ से बातें करता। सिपाही को कुछ गड़बड़ लगी। ये आदमी अजीब इशारे कर रहा है, कहीं कोई चाल तो नहीं? सिपाही ने सोचा और तुरंत न्यायाधीश के पास भागा भागा गया। हुजूर, सिपाही बोला, वे छगन बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। लगता है जैसे कोई राज छुपा रहा हो या कोई संदेश देना चाहता हो। न्यायाधीश सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दबाजी में उसे कैद करवा दिया। शायद वे सचमुच कुछ कहना चाहता हूँ। क्षण भर सोचकर उन्होंने आदेश दिया, चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। न्यायाधीश स्वयं उस कोठरी तक पहुंचे। छगन अभी भी बड़बड़ा रहा था, इतना भारी सारा सोना कहाँ चला गया? अरे छगन, न्यायाधीश ने पुकारा, किससे बातें कर रहे हो? क्या इशारे कर रहे हो? छगन चौंक उठा। उसकी आंखों में बह की लहर दौड़ पड़ी। क्षण भर में ही वह समझ गया कि सच बोलने का मतलब है और भी बड़ा दंड हो सकता है। अगर मैंने सोना मिलने की बात कही तो न्यायाधीश और भी नाराज हो जाएंगे। उसने गला दबाकर हल्के से कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस आपकी महानता सोच रहा था। आप कितने ऊंचे हैं, कितने भारी, कितने महान, बस हाथों से माप कर देख रहा था। न्यायाधीश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में दोबारा से अंगारे दहक उठे। मूर्ख, मेरा उपहास करता है, मेरी तुलना किसी पत्थर या बोझ से कर रहा है। न्यायाधीश गरज कर बोले, मैंने तो सोचा था शायद तू पछता रहा होगा, लेकिन तू तो और भी बड़ा धूर्त निकला। क्षण भर में ही उन्होंने फैसला सुना दिया कि सुबह 7 बजे इसे फांसी पर लटका दो। इसके अपराध का यही अंतिम दंड है। यही कहते हुए न्यायाधीश वहां से चले गए। छगन सुनकर सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पास ही बैठे एक कैदी ने धीरे से कहा, अरे छगन, तूने ये क्या कर डाला? मालिक का मजाक। अब तो सुबह तेरा ही अंत है, फांसी तय है। छगन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, रूह कांपने लगी। सत्य वे जानता था, वे मौत से नहीं डरता, परंतु उसे इस बात का दुख था कि मेरी ईमानदारी की सजा मुझे ये क्या मिल रही है। वह सोचने लगा, मुझे वे सोना मिला ही क्यों था और मेरे जाने के बाद मंगला का क्या होगा? कैदी ने सहानुभूति से पूछा, क्या है छगन, इतना क्यों टूट रहा है? आखिर क्या बात है जो तेरे मन में इतना बोझ बनी बैठी है? छगन ने उदासी से कहा, कैसे समझाऊं तुम्हें? कल इस समय मैं दुनिया में नहीं होऊंगा। शायद उस लोक में रहूंगा जहां ना सोना होगा ना लालच होगा, बस न्याय होगा, सच्चा न्याय। कोठरी में सन्नाटा फैल गया और बाहर अंधेरा गहराने का समय हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी, जीवन अमृत का फैसला सुनाने वाला वे क्षण भी आ पहुंचा। काल कोठरी के पीछे चौकी में एक ऊंची फांसी का मंच खड़ा था, जिसके ऊपर काले रंग का मजबूत फंदा लटक रहा था, मानो किसी की सांसें निगलने को तैयार हो। चारों ओर लोग जमा थे,
कुछ के चेहरों पर दया और कुछ के चेहरों पर कौतूहल था, कुछ के चेहरों पर अनकहा भय। सभी की निगाहें छगन पर टिकी हुई थी, जिसकी सांसों की डोरी बस कुछ ही पलों में टूटने वाली थी। छगन के हाथ रस्सियों से कसकर बांधे गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। कितने प्रश्न, कितने अधूरे उत्तर। अब जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मरने से पहले सच कह दूं, बता दूं कि मैं सोना लाया था और वे पत्थर में बदल गया। शायद मेरा सच मुझे निर्दोष साबित कर दे। आखिर हिम्मत करके छगन के पास खड़े सिपाही से छगन ने कहा, भाई, फांसी देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी कर दो। एक बार, बस एक बार न्यायाधीश साहब से मिलवा दो, कुछ कहना है जो बहुत ज़रूरी है। सिपाही ने उसकी आंखों में झांका और कहा, एक अजीब सी तुम्हारे अंदर सच्चाई तैर रही है। उसने सिर हिलाया। अंतिम इच्छा पूरी करना तो हमारा धर्म है। मैं अभी जाकर मालिक को बुलाता हूँ। कुछ ही पलों में न्यायाधीश स्वयं मंच पर पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था, परंतु आंखों में हल्की उत्सुकता चमक रही थी। उन्होंने छगन को देखा, जो फांसी के फंदे के नीचे खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, हाँ छगन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? जल्दी कहो, सूरज सर पर चढ़ रहा है। न्यायाधीश ने कहा। छगन की सांसें तेज हो गई, गला सूखने लगा। वे बोलना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द जैसे गले में फंस गए हो। न्यायाधीश ने कहा, छगन, मैं तुम्हें फिर से अपमानित होने का एक मौका दे रहा हूं। न्यायाधीश ने कड़क आवाज में कहा, जल्दी बोलो छगन। न्यायाधीश की कड़क आवाज सुनकर छगन डर और घबराहट में कुछ कहना चाहता था। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, वो साहब, ये बताइए कि फांसी की रस्सी कितनी मजबूत होती है। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक न्यायाधीश हंस पड़े। देखो, इसे मौत सामने खड़ी है और इसे रस्सी की मजबूती की चिंता सता रही है। सच में छगन, तुम पागल हो। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इसकी फांसी रोक दी जाए। अब इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ और इसका इलाज कराओ। ये मरने वाला नहीं है, ये बेचारा पागल हो गया है। छगन ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, न्यायाधीश जी सुनिए, असल में मैं। न्यायाधीश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस छगन, अब एक शब्द और मत कहो, कहीं सच में मुझसे कोई और गलती ना हो जाए। और इतना कहकर न्यायाधीश पलटे और तेज कदमों से मंच से नीचे उतर गए। छगन वहीं खड़ा हो गया। अधूरी बात, अधूरी सच और अधूरा न्यायालय। भीड़ तितर बितर हो गई। सूरज आसमान में छट गया, परंतु छगन की आंखों में वही सवाल तैरता रहा, क्या सच कभी सामने आएगा? सिपाहियों ने छगन के बंधन खोले। वे चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि वे सच में जीवित है। उसकी आंखों में थकी हुई वीरानी थी और मन में राहत की हल्की सी लहर। उसने एक बार आकाश की ओर देखा, जैसे जीवन का उपहार देने के लिए ईश्वर का आभार जता रहा हो। छगन अपने घर लौटा। दरवाज़ा खोला तो सामने मंगला खड़ी थी। व्याकुल थी, उसकी चेहरे पर चिंता के भाव थे। वे तुरंत बोली, क्यों जी, कहाँ अटक गए थे? रात में एक बार भी याद नहीं आई घर की? इतना भी क्या ज़रूरी काम था न्यायाधीश के पास, जो रात भर वहीं रुक गए? छगन कुछ पल मंगला का चेहरा देखता रहा। उसके भीतर विचारों का एक तूफान उठ रहा था। उसने सोचा, अगर इसे सच बताऊंगा तो वे मुझसे पूछेगी कि इतना सारा सोना हाथ से कैसे निकल गया। फिर इतना सारा सोना खो जाने पर गुस्सा होकर मुझे खाना भी नहीं देगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे बोला, मंगला, न्याय संबंधी कुछ सलाह चाहिए थी साहब को, बस उसी में रात बीत गई। अब मैं बहुत थक गया हूँ, जरा सोने दो। मंगला की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह चुप रही, फिर अचानक बोली, अच्छा, वे थैला जो ले गए थे वे कहाँ है? छगन चौंक गया। ये कैसे जानती थी कि थैले के बारे में? मन ही मन वे घबराया, फिर बोला, अब और छिपाने से क्या फ़ायदा, बता ही देता हूँ। संकोच से उसने कहा, शुरू किया, मंगला, कल खेत में
जब मैं जुताई कर रहा था तब एक भारी थैला मिल गया। उसी बीच में मंगला ने टोक गया, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कल तुम जुताई कर रहे थे और उसमें एक पत्थर मिला। वही पत्थर लेकर तुम न्याय अधिकारी के पास गए थे। क्यों यही कहना चाहते हो ना छगन? छगन का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या सच में मुझे पत्थर ही मिला था? क्या मैंने पत्थर को सोना समझ लिया था? वे बड़बड़ाया, मुझे तो वे सोना ही लगा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वे बुरी तरह से उलझ गया। फिर एकाएक पूछा, लेकिन मंगला तुम्हें कैसे पता चला कि थैले में पत्थर ही था? मंगला मुस्कुराई, एक रहस्य में मुस्कान जिसमें चालाकी और संतोष दोनों झलक रहे थे। अरे खेत में पत्थर कंकड़ के अलावा और क्या मिलेगा? वहां तो पत्थर और मिट्टी के कंकड़ ही मिलेंगे ना। छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया। बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ। लगता है रात भर सोई नहीं, जाकर आराम कर लो। छगन थका हुआ था इसलिए वे सो गया, परंतु मंगला के मन में एक विचार चल रहा था। हमारे पूर्वजों का खजाना अपनी मूर्खता के चलते किसी और को सौंप देते तो मैं क्या देखती रहती। वे सोचने लगी, इस धन से हम खेत, गाय, घर सब खरीद सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। होशियारी से काम लेकर मंगला ने उस धन से खेत खरीदे। छगन के साथ किसानी करते हुए सुखपूर्वक रहने लगी। परंतु छगन के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या सच में खेत में उसे सोना मिला था या फिर वही पत्थर? वे कभी नहीं जान पाया, परंतु उसकी ईमानदारी और सच्चाई हमेशा उसके साथ बनी रही। भले ही दुनिया ने उसे मूर्ख समझा। और इस तरह मिथिलापुरी की शरण और ईमानदारी में रहने वाले छगन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।